देखो एम डी कैट एंड ई कैट, इसमें हम लोग फिज़िक्स की तैयारी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि नेचर ऑफ लाइट से मुतालिक है। और आप ये देखें कि आपके बुक में बुक 1 के अंदर 2 चैप्टर ऐसे मौजूद हैं जो कि लाइट से रिलेटेड है। एक है चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट, जो कि अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ, और दूसरा एक चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आपको ये बात याद रखना है कि चूँकि लाइट के यही 2 चैप्टर्स आपके बुक में मौजूद हैं, तो इट मीन्स एम डी कैट या ई कैट, जो कि अभी इसी मंथ होने वाले हैं, अगस्त के महीने में 27 अगस्त को एम डी कैट होने वाला है, और उससे कुछ पहले ई कैट के फाइनल टेस्ट होने वाले हैं। तो इसमें इस लाइट के चैप्टर से मुतालिक चंद MCQ ज़रूर मौजूद होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ थ्योरी के बातें समझ लेते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह एम डी कैट और ई कैट के जितने भी पास्ट पेपर में MCQs मौजूद है, जो कि प्रीवियस 20 to 30 ईयर्स के अंदर होगा, वो सब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा। लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें। देखें इंशाल्लाह आप एम डी कैट और ई कैट के जब टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कि आपके फ़िज़िक्स में पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, और बाकी सब्जेक्ट की भी माशाल्लाह आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट से मुतालिक है। सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? तो भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाइट, जिसे हम लोग रोशनी कहते हैं, ये तो ज़िंदगी है। रोशनी ज़िंदगी की अलामत है। ओके, तो लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइट है तो सब कुछ है, लाइट नहीं है तो हर चीज़ डार्कनेस है, हर चीज़ अंधेरे में डूब जाएगा। ओके, तो रोशनी ज़िंदगी है भाई। लाइट के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ नज़रिया बयान किया। लाइट के बारे में आपको ये बात याद रखना है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट है क्या चीज़? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट पर सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट इब्नुल हैतम ने काफ़ी काम किया है। उसने रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कानून बयान किए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कानून बयान किए। इसके अलावा इब्नुल हैतम, जो कि ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऑप्टिक्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, और उन्होंने ह्यूमन आई और उसके जितने भी डिफेक्ट्स उस दौर में होते थे, नुक्स वगैरह, उससे मुतालिक इलाज वगैरह भी मालूम किया। इसके अलावा इब्नुल हैतम ने अपने दौर में एक कैमरा ईजाद किया जिसे उन्होंने पिन होल कैमरे का नाम दिया, और उसकी मदद से उन्होंने सन इक्लिप्स और मून इक्लिप्स, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, इसकी तस्वीरें भी उन्होंने स्केच किया और उसके रेडाइग्राम वगैरह को बनाया। इसके अलावा इब्नुल हैतम ने लाइट या रोशनी पर एक बहुत ही अपने दौर में एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी, बहुत ही जामे किताब लिखी, जिसका नाम क्या है? किताबुल मनाज़िर। ओके, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आपको ये बात याद रखना है कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के अंदर 2 खासियत पाई जाती है। लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है, और लाइट के अंदर वेव नेचर भी पाया जाता है। प्लस मैक्सवेल ने ये बात बताया कि लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है। लाइट के अंदर जो खासियत पाई जाती है वो कौन सी खासियत है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही वजह है कि हम लोग देखते हैं कि सूरज की रोशनी है, चांद की रोशनी है, सितारों की रोशनी है, ये ज़मीन तक पहुंच जाती है। इट मीन्स इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अल्लाह ताला ने छुपा दिया है। तो पार्टिकल नेचर यह हमें यह बताता है कि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन में जाने की सलाहियत पाई जाती है। लाइट के अंदर एक खासियत क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर बिल्कुल एरो की तरह, तीर की तरह जाने की सलाहियत रखती है। और ये असल में किस कानून से प्रूफ होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। इन दोनों की डेफिनेशन भी मैंने लिखा है यहाँ पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग फ्रॉम द शाइनिंग सरफेस, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब रोशनी किसी शाइनिंग सरफेस से टकराता है तो वो बाउंस बैक हो जाता है, और जिस डायरेक्शन में वो टकराता है उसी डायरेक्शन में वो बाउंस बैक होता है अगर शाइनिंग सरफेस है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कब होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल नहीं होते हैं, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही रोशनी उन मकामात पर भी पहुंच जाती है जो कि डार्कनेस में डूबा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह के वक्त सूरज की रोशनी, सनलाइट डायरेक्ट आपके कमरे में नहीं भी आ रहा हो, तो रोशनदान के ज़रिए, खिड़कियों के ज़रिए, मुख्तलिफ शीशे के ज़रिए, ग्लासेस के ज़रिए आपके कमरे को रोशन कर देता है। तो ये किसकी वजह से होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हमें कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरी खासियत जो कि रोशनी के अंदर पाई जाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में देखें, द चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट एज इट इंटर्स from one medium to another medium is known as refraction of light.
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब रोशनी एक मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर होता है, फॉर एग्जांपल लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होता है या डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में दाखिल होता है, तो वो बैंड हो जाता है। और जब वो बैंड होगा, मुड़ेगा, तो यकीनन उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और जब वो मुड़ता है तो उसकी वेलोसिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इट मीन्स जब भी रोशनी लाइटर मीडियम से डेंसर में या डेंसर से लाइटर मीडियम में इंटर होता है तो वो अपने असल रास्ते से डेविएट कर जाता है। रोशनी का इस तरह अपने असल रास्ते से डेविएट कर जाने का जो अमल है, मुड़ जाने का जो अमल है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं, डायरेक्शन भी चेंज होता है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, लाइटर मीडियम क्या है? एयर। हवा क्या है? लाइटर मीडियम है। डेंसर मीडियम क्या है? फॉर एग्जांपल एक ग्लास पीस है, शीशे का टुकड़ा है, मिरर है, या आप ये कह सकते हैं कि प्रिज्म है, या आप ये कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ वाटर है। तो यहाँ पर रोशनी जब सरफेस ऑफ वाटर में इंटर होगा तो वो अपने असल रास्ते से डेविएट कर जाता है। यही वजह है कि जब आप पिकनिक मनाने किसी नहर वगैरह पे जाते हैं और वहाँ आपको पानी के अंदर कोई मछली दिख भी रही है और अगर आप चाहें कि उसे स्टिक से आप हिट करके पकड़ लें तो आप उसे स्टिक से हिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस जगह वो नज़र आ रहे हैं एक्चुअल में वो उस जगह पर मौजूद नहीं है, क्योंकि रोशनी बैंड हो चुका है, अपने असल रास्ते से क्या कर चुका है? डेविएट कर चुका है। तो इस अमल को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें आपको एक कांस्टेंट वैल्यू याद रखना होगा जो कि म्यू कहलाता है। म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, या आप ये भी कह सकते हैं कि सी अपॉन वी। सी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 एक्सपोनेंट 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसे आप नॉर्मल डिजिट में देखेंगे तो 30 करोड़ मीटर फी सेकंड। रोशनी एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर फासला तय कर लेता है। दुनिया में सबसे जो तेज रफ्तार तरीन चीज़ है वो क्या है? लाइट है, रोशनी है। यही वजह है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आसमान पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, सन है, मून है, कुछ भी है, तो उन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वो फ़ौरन हमें नज़र आ जाता है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तहत हमारी आंखों से एक रेज निकलती है जो कि उस पार्टिकल से जाकर टकराता है, फिर वहाँ से बाउंस बैक होता है और दोबारा हमारी आंखों में दाखिल होकर हमारे ब्रेन उसके सेंस को वाज़ा करता है कि ये स्टार है, ये मून है। तो इट मीन्स रोशनी दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार तरीन चीज़ है, जिसकी रफ्तार कितनी होती है? 30 करोड़ मीटर फी सेकंड। रोशनी 1 सेकंड के अंदर 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तो ये फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। द रेशियो बिटवीन साइन एंगल आई एंड साइन एंगल आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे आप म्यू से इंडिकेट करते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और ये किसने मालूम किया? स्नेल्स लॉ कहलाता है, स्नेल्स लॉ। या आप ये भी कह सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम। जब रोशनी किसी मीडियम से इंटर होती है तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट और उस मीडियम के दरमियान जो वेलोसिटी बन रही है उसको भी आप क्या कह सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी लाइट के अंदर एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। व्हेन लाइट पासेस एन ऑब्स्टेकल। ये ऑब्स्टेकल क्या चीज़ होता है? ऑब्स्टेकल का मतलब होता है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मेटेलिक शीट जिसका जो किनारा है वो शार्प हो। मिसाल के तौर पर छुरी, या मिसाल के तौर पर रेज़र ब्लेड, उसके जो किनारे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर शार्पनेस पाई जाती है। तो जब भी रोशनी किसी शार्पनेस वाले कॉर्नर से टकराता है तो वो अंदर की जानिब बेंड हो जाता है और उस कॉर्नर को वो रोशन कर देता है, ब्राइट कर देता है। तो यही वजह है कि अगर आप किसी रेज़र ब्लेड को रखें, वहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल से टॉर्च को ऑन करके उसकी रोशनी हिट करें और एक वाइट पेपर पे उसके स्क्रीन पर उसके अक्स को देखें, रिफ्लेक्शन को, तो आप ये देखेंगे कि बाकी इलाका तो बिल्कुल ब्लैक है लेकिन उसके जो धार वाले एरिया है, शार्पनेस वाले एरिया है, वो बिल्कुल ब्राइट हो गया है, रोशन हो गया है। तो रोशनी किसी भी ऑब्स्टेकल कॉर्नर से टकराकर बैंड हो जाता है अंदर की तरफ। तो इस खासियत को क्या कहा जाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके लिए कुछ फार्मूले वगैरह आपको याद रखने होंगे। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और इसी तरह ब्रैग्स लॉ, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। थ्योरी में डिटेल में आप लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ, इंशाल्लाह जो न्यू बुक आने वाली है फिजिक्स की उसमें इंशाल्लाह मैं डिटेल में थ्योरी समझाऊंगा। फिल वक्त मैं ये चाह रहा हूँ कि एमडी कैट और ई कैट के जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं और उससे रिलेटेड चंद बातें हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है बेटा। ओके, तो ये दो फार्मूले हैं डिफ्रैक्शन से मुतालिक, एक है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा और दूसरा फार्मूला ब्रैग्स लॉ इस्तेमाल करेंगे आप
2d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इस ब्रैग्स लॉ में क्या इस्तेमाल होता है? कोई रॉक सॉल्ट इस्तेमाल होगा। रॉक सॉल्ट में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? NaCl। और इसी तरीके से इसमें जो रेज इस्तेमाल होगा वो रेज कौन सी होगी? एक्स रेज। तो इन दो बातों से आप समझ जाइएगा कि भाई एक्स रेज और रॉक सॉल्ट NaCl मौजूद है, तो इट मीन्स इसके अंदर हमें किस फॉर्मूले को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है या सॉल्व करना है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। और अगर इन दोनों का जिक्र ना हो तो फिर आपको सिंपल फार्मूला लगाना है d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट, बाकी ये आपको ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, ये डी है, इसे आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? जब दो रोशनियों, टू लाइट्स हो, वेव्स, और उन दोनों की वेवलेंथ बिल्कुल कोहेरेंट हो, एक जैसी हो, तो जब ये दोनों कोहेरेंट लाइट आपस में मिलते हैं तो कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कुछ जगहों पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो स्क्रीन के ऊपर ब्राइट लाइनें हासिल हो जाएंगी, रोशन लाइनें हासिल होंगी, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहाँ पर दो मौजें आपस में एक दूसरे को ओवरलैपिंग करके कट कर देंगे, तो वहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर डार्क लाइनें हासिल होगी, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में रोशनी की दो मौजें आपस में मिल जाते हैं, और कैसी रोशनी की दो मौजें आपस में मिलती हैं? जो कोहेरेंट हो, जिनके वेवलेंथ तकरीबन सेम हो। तो इस तरह दो रोशनी की मौजों के आपस में मिलने से कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो है एम लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? एम प्लस हाफ लैम्डा। और इससे मुतालिक जो एक्सपेरिमेंट किया है वो यंग ने किया है, जो कि आपने याद भी किया होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके लिए आपको याद रखना होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन डी। ये लैम्डा क्या चीज़ है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। एल क्या चीज़ है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और डी क्या चीज़ है? डिस्टेंस बिटवीन पिन होल। और डेल एक्स क्या चीज़ है? डेल एक्स मीन्स फ्रिंज स्पेसिंग, जो स्पेसिंग हासिल हो रहा है ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज, उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो विड्थ है, उसे आप क्या कहेंगे? डेल्टा एक्स। इसी तरीके से इस इंटरफेरेंस से मुतालिक एक और एक्सपेरिमेंट माइकलसन ने किया, और उसने ये कहा कि 2x इज इक्वल टू एम लैम्डा। इस फार्मूले में उसने क्या इस्तेमाल किया है? दो मिरर को इस्तेमाल किया है, और दोनों मिरर जो हैं प्लेन मिरर हैं और दोनों परपेंडिकुलरली फिक्स किए गए। एक को फिक्स कर दिया गया है और एक मूवेबल है, और उसको जो हरकत देते हैं तो वो कितने डिस्टेंस तक हरकत देते हैं? x। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग आईने के सामने, मिरर के सामने फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हैं, तो आपका जो इमेज है वो भी कितने डिस्टेंस पे अंदर दिखेगा? 1 मीटर। अगर आप 1 मीटर बैक हो जाए तो मिरर के अंदर आपकी जो इमेज बन रही है वो भी 1 मीटर बैक हो जाएगा। इट मीन्स एक तो रियल डिस्टेंस बाहर की तरफ 1 मीटर बैक आप हो रहे हैं, और दूसरा आपका जो रिफ्लेक्शन है, जो इमेज बन रही है, वो भी 1 मीटर अंदर की तरफ क्या हो रहा है? बैक हो रहा है। इसका मतलब डबल डिस्टेंस हो रहे हैं। तो इस डबल डिस्टेंस के लिए आपने क्या यूज़ किया हुआ है? 2x। एम ये ऑर्डर है, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। दूसरी क्या चीज़ है भाई? रोशनी के अंदर एक और प्रॉपर्टीज पाई जाती है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ क्रिस्टल, all components of light are vibrating in only one direction. This phenomenon is called polarization. पोलराइजेशन क्या चीज़ है? पोलराइजेशन में ये बताया गया है कि जब लाइट को किसी क्रिस्टल से पास किया जाता है, फॉर एग्जांपल टॉर्मेलिन क्रिस्टल, तो होता क्या है कि वो तमाम रोशनी जो कि जिसके अंदर वेव्स डिफरेंट डायरेक्शन में पाए जाते हैं, वो तमाम यूनिक डायरेक्शन में उसके वेव्स आ जाते हैं। तो अगर रोशनी जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शन पर उसके वेव्स मौजूद थे, जब क्रिस्टल में से पास किया गया तो वो तमाम वेव्स ओनली वन डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में फिर आगे की तरफ सफ़र करने लगते हैं। तो इस खासियत को और इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आप ये देखें कि लाइट के अंदर डिफरेंट नेचर पाई जाती है। लाइट के अंदर डुअल नेचर पाया जाता है, पार्टिकल नेचर पाया जाता है, वेव नेचर पाए जाते हैं। लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जबकि यहाँ पर जो हम लोग इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है तो या फिर पोलराइजेशन है, ये तीनों एक्चुअल में लाइट के वेव नेचर को प्रूव करता है कि लाइट के अंदर वेव वाली खासियत पाई जाती है, रोशनी मौजों की शक्ल में सफ़र करते हैं। प्लस मैक्सवेल ने यह भी बताया है कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खासियत भी पाई जाती है। ठीक है, ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में मैं आप लोगों को
इम्पॉर्टेंट बल्कि तमाम MCQs जो कुछ MD कैट और ECAT के पेपर में मौजूद हैं वो इंशाल्लाह मैं नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।